नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के बड़ी फ्रेश वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो कल और उसके पहले के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, जहां पे मैंने आपको पहला वीडियो लेक्चर सेंड किया था, वहाँ पे हमने मेनली दो टाइप्स पढ़े थे। ओके, कि व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट, कि एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है। उसके बाद उसके अंदर हमने दो टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा ऑर्डर टू, बराबर, और सेकंड था ऑर्डर थ्री। अब एक्चुअल में ऑर्डर टू क्या होता है आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पे भी आपको 2x2 दिखे, है ना, 2x2 मतलब क्या होता है, दो रोज दो कॉलम। अगर इस तरह का आपको दिखता है डिटर्मिनेंट जहाँ पे ए बी सी डी अगर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे दो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। कौन से ए सी फर्स्ट कॉलम, बी डी सेकंड कॉलम, और दो रोज आपको दिख रहे हैं ए बी फर्स्ट रो एंड सी डी सेकंड रो। जहाँ पे आपको दो रोज और दो कॉलम्स मिलते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन करके हाउ मेनी एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड ए ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। क्लियर, हमने ये पार्ट पढ़ा था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर थ्री मतलब क्या होता है। तो बच्चों, जिस तरह से ऑर्डर टू में दो रोज और दो कॉलम और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 4 एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, देख लो ABCD आर द 4 एलिमेंट्स। ओके, तो उसी तरह से ऑर्डर थ्री में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे आपके पास 9 एलिमेंट्स होते हैं। इट मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एग्जाम्पल ABCDEF GHE। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, हियर आर द ABC फर्स्ट रो, उसके बाद DEF सेकंड रो, उसके बाद GHE इज द थर्ड रो। ओके, एंड द ADG इज द फर्स्ट कॉलम, BEH सेकंड कॉलम, एंड अगेन CFE इज द थर्ड कॉलम। सो यू ऑब्जर्व हियर there it is a 3 columns and 3 rows. It means totally 9 elements. That's why we say that the given determinant is in the form of order 3 determinant. यहाँ पे 3 रोज आपको दिख रहे, बराबर, क्रॉस में 3 क्या दिख रहे बच्चों, कॉलम भी दिख रहे, और कुल मिला के 3 × 3 9 होता है। इट मीन्स अंदर में कितने एलिमेंट्स होंगे, देयर आर 9 एलिमेंट्स। दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड ए ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। और इसके बाद जब आपको ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 अगर समझ में आया होगा, तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हाउ वी एक्सपेंड दैट टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आपको मैंने समझा के दिया था। तो इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो बच्चों इस फॉर्म में। किस फॉर्म में, देखिए, अगर ऑर्डर 2 है तो आप लोग क्या करते हो बच्चों। ओके, अगर आपके पास यहाँ पे ABCD, इट मीन्स 4 एलिमेंट्स किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर प्रेजेंट हो तो उसको आप बोलते हो ऑर्डर 2। ओके, तो इसका आप एक्सपेंड कैसे करते हो, A × D, करेक्ट, उसके बाद B × C, यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और दोनों के बीच में आता है माइनस। यह आपको हो गया एक्सपेंशन फॉर ऑर्डर 2। और उसी के साथ हमने ये पढ़ा था बच्चों कि अगर आपको ऑर्डर 3 को एक्सपेंड करना है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कोई भी एग्जाम्पल, यहाँ पे ABCDEF GHE, करेक्ट, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में लिखना है यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज टेल मी, डाउट करके आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब इसका आपको एक्सपेंड करना है। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, हाउ डज वी एक्सपेंड दैट टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, कैसे क्या करें, कैसे करना है। तो बड़ा ही आसान पोर्शन है। यू हैव टू ऑब्जर्व ओनली द फर्स्ट रो। आप लोग क्या करो, पहले रो का ही ऑब्जर्व कर लो। आपका यहाँ पे पहला रो क्या बनेगा बच्चों, ABC। तो आप क्या करते हो, पहले रो का पहला एलिमेंट रख लो। क्या रखा हमने, A रखा। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यू हैव टू चेक आउट कि जो आपका पहला एलिमेंट आ रहा है रो 1 का, वो किस कॉलम में आता है, किस रो में आता है। तो आपने चेक कर लिया, जो आपका एलिमेंट A है ना, वो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आता है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद यू हैव टू निगलेक्ट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, कौन से यहाँ पे बचे हैं बच्चों, देखिए EFHE, ये वाले 4 बचे हैं, बराबर। तो यहाँ पे ये आएंगे किसके फॉर्म में, ऑर्डर 2 के फॉर्म में। इट मीन्स EFHE। क्लियर, सिंपल है। उसके बाद आपको माइनस लेना है। आपको बोला था कि जब भी आपको ऑर्डर 3 का एक्सपेंशन करना है तो पहले प्लस आएगा, A के सामने प्लस है, जो कि हम लिखते नहीं है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आता है माइनस, और माइनस के बाद सेकंड एलिमेंट रो 1 का वो होगा B, और B के साथ बच्चों ऑर्डर 2 में क्या आएगा, तो आपको फिर से वही चेक करना है कि B कौन से कॉलम में आता है, सेकंड कॉलम में, कौन से रो में आता है, फर्स्ट रो में। तो बचे कौन से एलिमेंट से, DFGE, तो इसको लिख दो DFGE।
समझ में आ रहा है। एंड द लास्टली यू हैव टू गेट द सिंबल प्लस एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द रो 1 इज सी। तो सी के बाद आपके यहाँ पे क्या आएंगे बच्चों, यू हैव टू चेक आउट सी बिलोंग टू द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर डी ई जी एच। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे डी ई, यहाँ पे जी एच। क्लियर। अभी इसको आपको सॉल्व करना है तो आप आराम से कर सकते हो बिकॉज ये ऑर्डर 2 में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, इन दोनों का क्रॉस कर लो, यहाँ पे भी क्रॉस कर लो, यहाँ पे भी क्रॉस कर लो, देन यू इजीली फाइंड आउट द एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। क्लियर। चलिए तो बच्चों आज का हमारा सेशन जो है वो बनेगा एप्लीकेशंस के ऊपर, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर, जो कि बहुत ही आसान है, क्लियर है, सिंपली है और कॉन्सेप्चुअल है। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन दैट टॉपिक एंड यू हैव टू ओनली डू द प्रैक्टिस। चलिए तो बढ़ेंगे आगे विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चों, और आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चों, प्रॉपर्टीज। बराबर, जो प्रॉपर्टीज है किसकी, डिटर्मिनेंट की, कुल मिला के 7 प्रॉपर्टीज थी बच्चों, तो आपको मैंने पढ़ाई थी। और उसके पहले आपको मैंने माइनर पढ़ाया था, माइनर कैसे निकालते हैं, और उसके बाद को फैक्टर भी कैसे निकालते हैं, आपको मैंने ये सारा पोर्शन पढ़ाया था। जिन बच्चों ने लास्ट का वीडियो देखा है उनके ध्यान में है, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक तो आप लोग क्या करो, फिर से जाओ मेरे चैनल पे या फिर आप देख सकते हो उसी लिंक पे जाके, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डरना नहीं है। चलिए तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे पहले। चलिए तो देखिए बच्चों, here it is all of you. Okay, first of all make your video quality high for seeing the proper video and the clean video. चलिए तो बच्चों यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, आपको दिख रहा होगा applications of determinants। उसमें आपका पहला क्या होगा, एप्लीकेशन क्रैमर्स रूल। ओके, अभी देखिए एप्लीकेशन मतलब क्या होता है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो अबाउट दैट कि एप्लीकेशंस मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ में आप देख लो, मैथमेटिक्स में देख लो, फिजिक्स में देख लो, केमिस्ट्री में देख लो या बायो में देख लो, कहीं पे भी आपको ये वर्ड दिखता है क्या, एप्लीकेशंस। ओके, तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन मतलब क्या होता है। सो यू हैव टू ओनली फिक्स इन माइंड, एप्लीकेशंस मतलब यूज होता है। आप जो भी चीज़ पढ़ते हो है ना, उसका कुछ एप्लीकेशन होगा, उसका कुछ डेली लाइफ में हो या फिर मैथमेटिक्स में हो या फिर उस सब्जेक्ट में हो, कुछ ना कुछ तो यूज होता है, कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होती। उसी तरह से इस डिटर्मिनेंट का क्या यूज होगा, ये पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्लियर। उसमें हमारा पहला एप्लीकेशन होगा क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर जो है वो एक साइंटिस्ट थे, कौन थे बच्चों, साइंटिस्ट थे ना। तो उन साइंटिस्ट ने खुद के नाम पे एक रूल रखा है जो कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। चलिए पहले पढ़ेंगे कि इन लीनियर अलजेब्रा है ना, आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो अलजेब्रा में एक सब्जेक्ट निकलता है, कौन सा, लीनियर अलजेब्रा। क्रैमर्स रूल इज एन एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम of linear equations in many variables. In previous class we studied this with 2 variables. Our goal here is to expand the application of Cramer's rule to 3 equations in 3 variables. Okay, चलिए यहाँ पे क्या बताया बच्चों कि हमने जो प्रीवियस क्लास में, अभी आपका प्रीवियस क्लास क्या था, 10th क्लास था, आप 10वीं में थे। 10वीं में आपने जब क्रैमर्स रूल यूज़ किया था तो वहाँ पे आपने सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए देखा होगा, मतलब देखिए इस तरह से कि यहाँ पे ऑर्डर 2 के लिए आपने देखा होगा। ओके, मतलब यहाँ पे ए बी सी डी, इस तरह से आपने सिर्फ ऑर्डर 2 के लिए क्रैमर्स रूल सॉल्व किया होगा। पर इस चैप्टर में वी हैव टू लर्न, आवर गोल हियर इज टू एक्सपेंड द एप्लीकेशंस ऑफ क्रैमर्स रूल टू द 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? इट मीन्स यू हैव टू लर्न द क्रैमर्स रूल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर 3 ऑल्सो। ओके, आप लोगों ने ऑर्डर 2 में पढ़ा ही होगा और साथ में आपको यहाँ पे ऑर्डर 3 को भी पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, आगे बढ़ेंगे। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट योर फोकस, जस्ट लुक एट हियर एंड जस्ट स्टे द कॉन्सेंट्रेशन। चलिए बढ़ेंगे। सो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको एक थ्योरम दिख रहा है, थ्योरम इज मोर ईजियर। ओके, थ्योरम क्या बोलता है आपको बच्चों कि कंसिडर द फॉलोइंग 3 लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल 3x,y,z। आपको क्या करना है, कोई भी 3 इक्वेशंस लेने हैं, कौन से, लीनियर इक्वेशंस। अभी लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने लीनियर इक्वेशन क्यों बोला है। तो बच्चों लीनियर मतलब क्या होता है कि एनी वेरिएबल विच कंसिस्ट द पावर ओनली 1 एनी क्या होता है, लीनियर। समझ में आ रहा, 1 मतलब क्या होता है बच्चों, लीनियर। पर ये 1 कहाँ पे होना चाहिए, उस वेरिएबल के पावर में। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, वेरिएबल्स x,y,z लिए हैं, तो यहाँ पे मेरा पहला क्या होगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। ये बन गया आपका इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बना, क्योंकि इट हैज़ अ 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ द साइड आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू सिंबल। फर्स्ट थिंग ये इक्वेशन है। सेकंड थिंग, अब ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ये आपने कैसे क्या डिसाइड किया तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स है x, y, z, सबका पावर क्या है बच्चों, 1 है। आप देख सकते हो ना, पावर में क्या है, 1 है, जो कि लिखा नहीं जाता। ओके, तो पावर में 1 है तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, आपका लीनियर इक्वेशन बनेगा।
ओके। और ये जो आपके A1 B1 C1 है बच्चों, तो आपको पता है वेरिएबल के साथ कोई भी अगर नंबर जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, इट मीन्स हम उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आपका A1 B1 C1 क्या बनेगा, कोएफिशिएंट्स बनेंगे, किसके, x y z के। और ये D1 क्या होगी बच्चों, वैल्यू होगी जो इस लीनियर इक्वेशन के लिए दी रहेगी आपको एग्जाम्पल में, ठीक है। सेकंड ले लो फिर, अगर पहला A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल्स टू D1 अगर होता है तो सेकंड आप खुद से लिख सकते हो A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल्स टू D2। ओके, सेकंड क्या होगा, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल्स टू D3। अब आप बोलोगे सर हमने 3 इक्वेशंस क्यों लिए हैं, बिकॉज बच्चों आपको पता है कि आपको मैंने बोला था कि ऑर्डर 2 में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब इस क्लास में आपको ऑर्डर 3 में पढ़ना है, तो ऑर्डर 3 में पढ़ने के लिए आपको 3 इक्वेशंस लेने पड़ेंगे। इतना आपके दिमाग में जा रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है आसानी से तो आप लोग कमेंट करना ज़रूर, ओके, कि सर मुझे समझ में आ रहा है करके। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा ना, मुझे डाउट सेशन लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। चलिए, सो नाउ लुक एट हियर बच्चों कि इसका भी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सो नाउ लर्न हियर, क्या पे यहाँ पे क्या दिया है कि AI BI CI एंड DI आर कॉन्स्टेंट्स। इट मीन वॉज कि जो AI BI CI इट मीन्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 देन A3 B3 C3 एंड अगेन द D1 D2 D3 ऑल आर द कॉन्स्टेंट्स, जिसे आप कोएफिशिएंट्स बोल सकते हो किसके, वेरिएबल्स के। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, आपको पता है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, किसका, क्रैमर्स रूल के हिसाब से। ओके, बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द फर्स्ट वेरिएबल x, तो पहले आप x को निकालते हो, और x को निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या होता है बच्चों, dx/d बराबर। अब ये d कैसे बनेगा, ये आपका रहेगा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू। dx कैसे बनेगा आपको मैं सामने बताऊंगा, ओके। अगर y निकालना है तो क्या करो, ये dx है x के लिए, तो y के लिए क्या होगा, dy होगा, डिवाइड/d। सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट या फिर डिफिकल्ट फार्मूलेज नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, शॉर्ट ट्रिक है कि x के लिए क्या होगा, dx/d, y के लिए क्या होगा, dy/d। तो सिमिलरली z के लिए क्या होगा, आप बोलोगे सर वेरी इजियर दैट dz/d, क्लियर। तो सब आप ये निकालने के लिए अगर आपको x निकालना है तो आपके पास dx और d होना चाहिए, तो पहले हमें dx निकालना पड़ेगा, देन d निकालना पड़ेगा। जब हमारे पास dx और d की वैल्यू है तब यहाँ पे रख दो, आपको x मिल जाएगा, क्लियर। चलिए, अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो भी आपका डिटर्मिनेंट निकलेगा मेन वाला, दैट नॉट इक्वल टू 0, कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो ऑब्वियसली dx/d है, d अगर 0 आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। और जब भी अगर किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड में 0 आता है, देन यू नो दैट द सॉल्यूशन इज इन्फिनिटी। क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी, दैट डजंट पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज सॉल्यूशन फिर एग्जिस्ट ही नहीं होगा, समझ में आ रहा। दैट्स वाई आपका जो भी मेन d निकलता है, d मीन्स डिटर्मिनेंट, वो 0 नहीं होना चाहिए, इट मीन्स d इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। चलिए, नाउ लुक एट हियर, d इक्वल्स टू, हमने क्या किया, कोएफिशिएंट्स रख दिया अभी, है ना। आपको इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशंस के आप कोएफिशिएंट रख सकते हो। पहले में क्या है, A1 B1 C1, मैंने यहाँ पे रख दिया A1 B1 C1। सेकंड में क्या है, A2 B2 C2, मैंने यहाँ पे रखा A2 B2 C2। थर्ड में क्या है बच्चों, A3 B3 C3। ओके, अब आप बोलोगे सर आपने D1 D2 D3 कहाँ पे लेगा, बच्चों इसको आपको लेना नहीं है, ये आपके सॉल्यूशंस दिए हैं, इस इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन दिया है, हर एक इक्वेशन का वो वैल्यू है, ओके। उसका यूज़ कहाँ पे होगा आपको मैं बाद में बताऊंगा ये अभी, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आपने d कैसे बनाया, ओके। अभी dx कैसे बनाएंगे, अभी dx जो बनाना है ना, तो dx जो आपको बनाना है उसके लिए आपको पहली चीज़ है, एक बार समझ लो कि dx अगर आपको निकालना होता है तो यहाँ पे x आ रहा है, x मतलब समझ लो आपका पहला कॉलम है ना, ये आपका x मतलब पहला कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले कॉलम को हटा दो, है ना। x मतलब क्या होता है, पहला कॉलम, ये समझ लो, पहले कॉलम को हटा दो और पहले कॉलम को हटा के उसके जगह पे जो आपके वैल्यूज़ निकली थी, कौन सी, D1 D2 D3, उसको पुट कर लो। देख लिया आपने, समझ में आ रहा। आपको क्या करना है, अगर आपको dx निकालना है तो dx के लिए जो भी पहले की वैल्यूज है पहले कॉलम की A1 A2 A3, उसको हटा दो, उसके जगह पे आपके जो वैल्यूज निकले किसकी, तीन इक्वेशन की डिटर्मिनेंट की, उसको आप पुटअप कर लो, इट मीन्स D1 D2 D3, ये हो गया dx के लिए। अब dy के लिए आपको सेम करना है, तो dy कहाँ पे आता है, सेकंड में, सेकंड कॉलम में y आता है, बराबर। तो सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है बच्चों, D1 D2 D3 को पुटअप करना है विथ रिस्पेक्ट टू B1 B2 B3। B1 B2 B3 को हटा दो, उसके जगह पे आप लोग D1 D2 D3 पुटअप कर लो। वाई, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द dy, क्लियर। और जब लास्ट बात आती है किसकी बच्चों, dz की, तो यहाँ पे तो सिंपल है, आपको पता है z कहाँ पे आएगा, लास्ट कॉलम में। तो लास्ट कॉलम में आप लोग
C1 C2 C3 के जगह पे D1 D2 D3 चिपका दो, बस इतना सिंपल ही, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर आप क्या करो, dx को सॉल्व करो, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि 3x3 मतलब ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, बराबर। तो इसको आपको सॉल्व करना है, dy को करना है, dz को करना है और d को भी करना है। और जब इनकी सेपरेटली वैल्यूज आएंगी फिर उसको इस x इक्वल्स टू dx बाई डी के, y इक्वल्स टू dy बाई डी के, ओके, और लास्ट में z इक्वल्स टू dz बाई डी के इक्वेशंस में पुटअप करके आपको x y z की वैल्यू लास्ट में मिल जाएगी। यही आपका क्रैमर्स रूल बोलता है बच्चों, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे कुछ रिमार्क दिया है, पढ़ लो ये अच्छे से। क्या दिया है कि यू विल फाइंड द प्रूफ ऑफ क्रैमर्स रूल इन QR कोड। ओके, मतलब देखिए आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी QR कोड है ना, वहाँ पे आप लोग जाके क्रैमर्स रूल का जो प्रूफ है वो देख सकते हो। आपको मैथमेटिक्स में क्रैमर्स रूल का प्रूफ देखने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को समझना इंपॉर्टेंट होता है। उसका प्रूफ आपको मिलेगा जब आप आगे जाओगे अप्लाइड मैथ्स पढ़ोगे, आपको इसका प्रूफ मिलेगा। प्रूफ इज नॉट मोर डिफिकल्ट, इट वेरी इजी। ओके, जिन बच्चों को ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 समझ में आया उनको सारे पोर्शन इसमें समझ में आएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है कि इफ़ d इक्वल्स टू 0, अगर d जो आपका निकलता है वो 0 के इक्वल होता है, देन देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे dx आप dx बाई डी लेते हो पर d अगर 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, आपका इन्फिनिटी बनेगा ना ऑब्वियसली। दैट्स वाई देर इज नो यूनिक सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दैट्स वाई डी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डी इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। सो नाउ वी टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, विच वन। पर उसके पहले आपको मैं एक एग्जांपल करवा के दे दूं ताकि आपका क्रैमर्स रूल का जो भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में तो होगा ही, फिर से क्लियर हो जाए ऑर्डर 3 के लिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। दिया गया इक्वेशन आपको क्रैमर्स रूल के फॉर्म में सॉल्व करना है। कितने इक्वेशन है देख लो, 1 2 3। और जब यहाँ पे तीनों इक्वेशंस दिए हैं, चेक कर लो तीनों इक्वेशन किसके फॉर्म में है, लीनियर के फॉर्म में। क्या चेक कर लो, तो आप चेक करते हो एक्स वाई जेड का पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का पावर कितना है, 1 है। और जब सभी के सभी वेरिएबल का पावर 1 होता है, देन वी से दैट द गिवन इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन। ओके, और कितने इक्वेशन है यहाँ पे, 3 इक्वेशन है। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। इट मीन्स यहाँ पे क्या यूज होगा, आपका ऑर्डर 3 यूज होगा। समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आराम से करो, बस आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आप कितना देखते हो, कितना लिखते हो, इसको कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना समझते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, है ना, दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर वैल्यूएबल। चलिए अभी देखिए एग्जाम्पल को, आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि ये आपका बन गया पहला इक्वेशन, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट स्टेप क्या होती है, आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि यू हैव टू राइट द गिवन। तो गिवन इक्वेशंस क्या होंगे बच्चों आपके, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, करेक्ट। सेकंड क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। थर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉमन ही दिया है शायद, तो कॉमा आप दे देना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, टेक्स्ट बुक आपके नए वाले हैं इसलिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, दैट्स वाई आपको उतना ध्यान देना है। ओके, थर्ड बनेगा x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 2। ये आपके बन गए बच्चों तीनों की तीनों इक्वेशंस। तो आपको पता है यहाँ से आप कोएफिशिएंट्स लिख सकते हो, कंपेयर कर लो ना इस इक्वेशन से। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऊपर में जाओ, फिर से कंपेयर कर लो इस इक्वेशन से, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, देन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, एंड द लास्ट वन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। इससे आप लोग कंपेयर कर सकते हो, पर आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको हर एक चीज़ अभी कंपेयर करना पड़े, ठीक है। आपको आराम से आना चाहिए, लॉजिक लगना चाहिए कि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे। सो आपको मिल गया कि पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या होगा, x का कुछ भी नहीं दिया है मतलब 1 होता है, y का कुछ भी नहीं मतलब 1 है, z का 1 है, और सारे के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव में मतलब प्लस में है। पहले का काम हो गया। सेकंड देख लो, सेकंड में क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 होगा, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 क्यों होगा, क्योंकि y के सामने माइनस सिंबल लगा है, बराबर। z का होगा 1। अब थर्ड देख लो, थर्ड में क्या है, x का होगा 1, y का दिया है कोएफिशिएंट 2 और z का है -1, बराबर। अब आप बोलोगे सर ये 6, 2 और 2 ये कहाँ पे गए, तो बच्चों ये किसकी वैल्यू है, d1, d2 और d3 की वैल्यू है। ये कब यूज में है अभी, जब आप लोग dx निकालोगे। हमने तो सिंपल ये वैल्यूज d के लिए रखी है। जो भी आप कोएफिशिएंट्स फर्स्ट टाइम रखते हो ना, वो कैपिटल D के लिए होता है, मेन डिटर्मिनेंट के लिए। ओके, फिर उसके बाद जब आप d1, d2 की d3 की वैल्यू रखते हो ना, तो वो होता है dx, dy, dz के लिए, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये आपने जो रखा है पहले इसको सॉल्व करना है। तो कैसे क्या आप लोग सॉल्व करते हो, तो आप
पहले रो को देखते हो, पहले रो का पहला एलिमेंट है बच्चों 1, बराबर। तो 1 किस में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये दोनों छूट जाएंगे, क्या बचेगा -1 + 1 2 - 1, इनका क्रॉस कर लो, -1 × -1 +1, 1 × 2 2, बीच में क्या आता है माइनस। तो बच्चों यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, सिंपल स्टेप दी नहीं है, ये डायरेक्टली किया है, तो आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए। अभी आपको ये नहीं करना कि ऑर्डर टू में इसको कन्वर्ट करो उसके बाद लिखो, इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिंपली आप देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, खुद से लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ सेकंड एलिमेंट -1 आएगा प्लस, ठीक है। अंदर में क्या आएगा, अभी इसको लोगे तो ये रिलैक्स हो जाएगा और ये वाला रो रिलैक्स हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 1 1 -1, दैट्स वाई 1 × 1 1 × -1 माइनस ऑफ +1, और लास्ट में +1 इन द ब्रैकेट 2 + 1। कैसे किया है आप लोग खुद से एक्सपेंड करो, ठीक है। फिर ये देखो 1 - 2 हाउ मच, -1 -1 × 1 -1, यहाँ पे -1 -1 गेट -2 एंड -2 × -1 इज +2, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है ना बच्चों। देन 2 + 1 3, 3 × 1 = 3, क्लियर। इसको आप कर लो इवैल्यूएशन, एडिशन करना है, ये तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, आप तो बड़े हो, ठीक है। देन देखिए -1 + 2 इज ऑब्वियसली +1 +1 + 3 इज +4, ओके। तो बच्चों यहाँ पे पहले का आंसर आपको मिला है 4, किसका, डी का। डी कितना है, 4 है, क्या डी 0 के इक्वल है, नहीं है, तो आपका सोल्यूशन आगे पॉसिबल है। तो क्या करोगे भी, अभी आपको निकलना है dx। तो dx निकालने की अभी कंडीशन क्या होती है बच्चों, कि जो भी आपका dx की एक से मतलब पहला जो कॉलम होता है वहाँ पे आपको d1 d2 d3 की वैल्यू पुट करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आपका पहला कॉलम था d में उसको हटा के dx में वहाँ पे d1 d2 d3 की वैल्यू पुटअप कर ली, क्या है 6 2 2, आप देख लो d1 की वैल्यू है 6, d2 की है 2 और d3 की भी 2 है, आप लोग चेक कर सकते हो इक्वेशंस में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो उसी मेथड से, क्या मिलेगा आपको, लास्ट में आंसर 4 मिलेगा, आपको dx भी 4 मिला है। सेम आपको करना है dy के लिए, dy में आप लोग किस कहाँ पे रखो, y के जगह पे बीच में 6 2 2, इसको सॉल्व कर लो, आपको 8 मिलेगा, है ना। ये आपको बताने वाली बात नहीं है, आप लोग खुद से कर सकते हो आराम से, डिड यू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद आएगा फिर बच्चों dz, तो dz भी आप लोग सॉल्व करो लास्ट कॉलम में रख के, ओके। पर जब आपके पास फिर dx निकल के आएगा, dy निकल के आएगा और साथ में dz निकल के आएगा और उसके पहले d निकल के आएगा, तो फिर आप उसके बाद x y और z निकाल सकते हो। हाउ, बिकॉज x मतलब क्या होता है dx/d, चेक कर लो, x मतलब क्या होता है बच्चों dx/d, और आपके dx की वैल्यू क्या निकली है, अभी हमने निकाली थी, कितनी निकली है 4, ओके। तो 4/d कितना है 4, 4/4 1, तो आपका बच्चों x = dx/d कितना बना है 1 बना है, क्लियर। y मतलब क्या होता है dy/d, तो dy कितना है 8, देख लो यहाँ पे dy कितना है बच्चों 8 और d कितना है 4, 8/4 2, और लास्ट में dz/d = z होता है, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल नहीं दिया, यहाँ पे आया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। तो dz कितना आपका अभी निकाला हमने 12 है, 12/4 इज 3, ओके। तो आपके बच्चों सोल्यूशन इस तरह से निकले हैं कि x बनता है 1, y बनता है 2 और z बनता है बच्चों यहाँ पे आपका 3, क्लियर आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। इतना सिंपल है, इसमें कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ आप आराम से करो, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए स्पेशली आपके पास रेडीमेड इक्वेशंस दिए हैं उसके। अभी कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह का एक वर्ड प्रॉब्लम होता है, किस तरह का, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में कि द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब ये आपको कुछ बताता है, इस हिसाब से आपको इक्वेशन को रखना पड़ता है। द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स 6 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स इज ₹120। क्या बोल रहा है कि 2 बुक्स की बराबर 6 नोटबुक्स की और साथ में 3 पेन्स की कॉस्ट कितनी है बच्चों 120, ओके। अभी जब 120 निकल के आ रही है तो कॉस्ट इसकी कुल मिला के, इसलिए क्या होगा, सबके बीच में एडिशन आ जाएगा, समझ में आ रहा है, मतलब 2b + 6n + 3p, b मतलब बुक्स, n मतलब नोटबुक्स, p मतलब पेंसिल। पर आपको क्या करना है ना बच्चों, यहाँ पे b n p के जगह पे वेरिएबल को एज्यूम करना है। कौन से वेरिएबल, सिंपल आपको समझ में आएगा, ओके। बुक्स के लिए आप क्या ले लो बच्चों, आप बुक्स को समझ लो x बराबर, उसके बाद नोटबुक को समझ लो y, आपको सिर्फ एज्यूम करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। पेन्स को समझ लो बच्चों आप लोग z, तो क्या बनेगा पहला इक्वेशन, 2 बुक्स मतलब 2x, है ना, बिकॉज b मतलब x है ना, बुक्स को हमने x लिया ना, 2 बुक्स प्लस 6 नोटबुक्स मतलब 6y बनेगा यहाँ पे, बराबर, प्लस ये 3 पेन्स मतलब क्या बनेगा 3z, क्लियर। और सबका कैलकुलेशन कितना आ रहा बच्चों, द टोटल ऑफ द 3 क्वांटिटी इज इक्वल टू 120। अब देखिए आप ये क्या, ये आपका इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन। आप बोलोगे सर है, हाँ ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया पहला, तो यहाँ पे आपका पहला इक्वेशन मिल गया। इसी टाइप से आपको सेकंड भी लेना है, कौन सा बच्चों, सेकंड क्या मिलेगा, 3 बुक्स 4 नोटबुक्स 2 पेन्स, तो क्या बनेगा 3x + 4y + सिंपली 2z इक्वल्स टू हाउ मच 105, ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन।
थर्ड कैसे निकालेंगे, सिंपल, यहाँ पे देखिए 5 बुक्स 7 नोटबुक्स, इट मीन्स 5x प्लस 7y प्लस 4 पेन्स मतलब 4z, ये कितना है बच्चों 183। अब देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिखा था कि लेट ₹x y एंड z विद द कॉस्ट ऑफ, बुक को हमने x बोला था, नोटबुक को हमने y बोला था, और z हमने किसको बोला था, पेन को बोला था रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आए, हमने अभी आपको बताया था मैंने। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो उसी मेथड से। क्या करना है आपको, सिंपली पहले d को रखना है। d मतलब क्या होगा आपका, पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स है ना, मतलब 2 6 3, ओके, सेकंड के 3 4 2, थर्ड के 5 7 4, ये क्या बनेगा 120 105 183, ये बनेगा d1, ये बनेगा d2, ये बनेगा d3, बराबर। इसको कब रखना है आपको, जब आप dx dy dz निकालते हो तो आपकी d की वैल्यू मिली बच्चों आपको -5, बराबर। और आप जब dx निकालते हो पहले कॉलम में आप लोग d1 d2 d3 रख के, तो यहाँ पे क्या आएगा 120 105 183, इसकी वैल्यू बच्चों आपको क्या मिलेगी, दैट इज यूर -75, ओके। उसके बाद dy को निकालो, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो आराम से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने आप होशियार तो हो ही, है ना। तो dy क्या होगा -60, और आपका dz जो लास्ट में वो बनेगा आपका -30, क्लियर, ओके। तो आपके पास dy निकल के आया, dz निकल के आया, dx निकल के आया, और d भी आपके पास निकल के आया। देन बाय यूजिंग दैट ऑल द 4 वैल्यूज यू इजिली फाइंड आउट x इक्वल्स टू dx बाय x। dx कितना है -75, d कितना है -5, माइनस माइनस गेट कैंसल, 5 है ना, 15 जा 75, ओके। तो आंसर 15x का। देन y इक्वल्स टू dy बाई डी, dy कितना है 60, सॉरी -60, d कितना है -5, माइनस माइनस गेट कैंसल, 12 5 जा 60, दैट्स वाई आंसर इज 12, और लास्ट में आपका आंसर z मिलेगा 6, ओके। देयरफॉर द ₹15 12 एंड 6, क्योंकि हमने x क्या बोला था बच्चों, हमने x को बोला था बुक, ओके, y को बोला था नोटबुक, और z को बोला था पेन, दैट्स वाई 15 किसका बनेगा, बुक का, 12 बनेगा आपका नोटबुक का, और 6 बनेगा पेन का। दैट्स वाई ₹15 ₹12 एंड ₹6 आर द कॉस्ट ऑफ 1 बुक 1 नोटबुक एंड 1 पेन रिस्पेक्टिवली, क्लियर। इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है बच्चों क्या, कंसिस्टेंसी, ओके, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक टॉपिक दिया है बच्चों, कौन सा, कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ओके। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, कंसिस्टेंसी चेक करना है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है सिर्फ, और एक क्या बनेगा कांस्टेंट। हमने अभी तक क्या देखा, 3 वेरिएबल्स x y z। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसिडर द सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x y। अभी तक हमने देखे थे 3 लीनियर इक्वेशन पर 3 वेरिएबल्स के लिए, x y z के लिए। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 2 वेरिएबल्स है x और y, और c1 जो लास्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपको पता है ना, अगर आप इस तरह से लेते हो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जो आपके एक्स स्क्वायर और एक्स क्या होगा वेरिएबल, और सी क्या होता है कांस्टेंट, उसी फॉर्मेट से यहाँ पे a1x प्लस b1y, यहाँ पे एक्स वाई बनेंगे वेरिएबल और c1 बनेगा कांस्टेंट। और हमने ये कितने इक्वेशन लेना है हमको, 3 इक्वेशंस, जहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो और एक कांस्टेंट हो, क्लियर। तो मैंने क्या लिया, वही a1x प्लस b1y इक्वस प्लस c1 इक्वस टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0, एंड लास्ट वन a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वस टू 0। तो आपको ये क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया थ्योरम का कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0 पहला है, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0 सेकंड है, देन a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वस टू 0 ये थर्ड है ना। टू बी कंसिस्टेंट कब होगा, जब इनका आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, इन तीनों इक्वेशंस के आप कोएफिशिएंट्स रखने के बाद, है ना, जब आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है, तो वो क्या होगा बच्चों, आपका कंसिस्टेंट होगा, है ना। ये यही आपका दिया है क्या, प्रॉपर्टी। देखिए आपको इसका एग्जांपल एक करवा के देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वेरीफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको दिए गए इक्वेशन की क्या वेरीफाई करनी है, कंसिस्टेंसी। अगर आंसर अगर 0 आता है देन इट इज़ कंसिस्टेंट, अगर नहीं आता है ना, 0 के अगर इक्वल नहीं होगा देन इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। इतना सिंपल है, 0 है मतलब कंसिस्टेंट है, नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू -2, x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू -5। तो पहली चीज़ क्या है आपकी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल का चेक कर लो। हाँ यहाँ पे xy, यहाँ पे भी xy, यहाँ पे भी xy, पर क्या ये
a1x प्लस इस फॉर्म में है क्या, देख लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिए क्या, नहीं दिए है। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। कैसे करोगे, पहला क्या है 2x प्लस 2y है, तो -2 को यहाँ सेंड कर लो, क्या बनेगा 2x प्लस 2y प्लस 2 बनेगा ना, माइनस अगर दिया जाएगा तो इक्वल टू 0, पहला बन गया। सेकंड भी बनाओ, क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और थर्ड क्या बनेगा बच्चों 3x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो आपको ये तीनों के तीनों इक्वेशन मिल गए, किसके फॉर्म में, लीनियर के फॉर्म में, जहाँ पे दो वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन आपका 0 आना चाहिए राइट साइड में, ठीक है, और साथ में इसका पूरा का भी 0 आना चाहिए। अब सॉल्व कर लो तीनों को, तो आपको मिलेगा यहाँ पे, आप वैल्यू रखने के बाद a1 b1 c1 कंपेयर करने के बाद पहला होगा 2 2 2 1 1 1 3 3 5। पहली इक्वेशन की वैल्यू क्या थी बच्चों 2 2 2, सेकंड के कोएफिशिएंट्स थे 1 1 1, थर्ड के है 3 3 5। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद किसके फॉर्म में, वही एक्सपेंशन के फॉर्म में, आंसर आपका 0 आ रहा है। दैट्स वाई द इक्वेशन हैज़ नो कॉमन सॉल्यूशन, ये छोड़ दो, दैट्स वाई द गिवन फॉर्म इज द कंसिस्टेंट फॉर्म। ओके, सेकंड देख लो एग्जांपल और आपको समझने के लिए कि एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको बताना है कि एक कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ये इक्वेशन दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इसको आप बनाओ x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपको इस तरह से इसको बनाने आना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो क्या बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 5, क्योंकि हम 5 को ट्रांसफर करें लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 चाहिए ना राइट साइड में, ठीक है। देन थर्ड क्या है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, तो 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को कोएफिशिएंट्स को आपको रखना है डिटरमिनेंट में, ओके, ताकि आपका आंसर कितना आना चाहिए 0। अगर वो 0 आएगा देन द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चेक करो, यहाँ पे रख दिया आपने वैल्यूज, यहाँ पे रख दी ना, देखो इस फॉर्म में पहले कर लिया, इस फॉर्म में आपको बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे जब आपने वैल्यू रखी a1 b1 c1 कंपेयर करने के बाद, तो क्या होता है फर्स्ट के लिए कोएफिशिएंट 1 1 माइनस 2, सेकंड के लिए 2 3 माइनस 5, थर्ड के लिए 3 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, आंसर इज 0, आंसर कितना निकल रहा है 0, दैट्स वाई द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, अगर नहीं आता है 0 तो हमको क्या बोलना है बच्चों, इस तरह से देखो इसमें किया है, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा था -60, दैट्स वाई गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नॉट कंसिस्टेंट। अगर 0 आएगा तो कंसिस्टेंट है, नहीं आएगा तो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने अभी कंसिस्टेंट कर लिया। इसके सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग कर लो, बाकी आपको मैंने समझा के दिया। अभी आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स कैसा होता है, क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया फार्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। कौन सा बच्चों, हाफ इन द डिटरमिनेंट x1 x2 x3, उसके बाद y1 y2 y3, इसके बाद 1 1 1। ये आपको फार्मूला यूज करके आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसके फॉर्म में, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के फॉर्म में, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे थ्योरम क्या दिया है कि इफ a x1 y1, a के कोएफिशिएंट्स होंगे x1 y1 या कोऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हो, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे या कोएफिशिएंट्स होंगे x2 y2, ओके, c के होंगे x3 y3, आर वर्टाइसेस है ना, इसे आप कोऑर्डिनेट्स बोलो या वर्टाइसेस बोलो, ट्रायंगल ABC के, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनता है, ये वाला बनता है जो आपको मैंने लिख के दिया था। ध्यान में रखो, जिस तरह से आप सिंपल एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, पर डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या होता है, हाफ और ब्रैकेट के अंदर, सॉरी डिटरमिनेंट के अंदर x1 x2 x3 कॉलम के फॉर्म में, और y1 y2 y3 सेकंड कॉलम के फॉर्म में, और थर्ड में तो आपको सिंपली 1 1 1 लिखना है, ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। चलिए अब ये कैसे क्या होता है और इसको कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्यों बोला है, तो बेटा सिंपल है, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक ले लो, क्या एक ग्राफ का पोर्शन, ये आपको ग्राफ पे देखना है ना, इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो इस ग्राफ पे, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, x1 y1 यहाँ पे लिख दो, बराबर। यहाँ पे मैं लूँगा b, जिसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों क्या, x2 y2 है ना, और यहाँ पे मैं थर्ड वाला लूँगा बच्चों c, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या है x3 y3, ओके। अब जोड़ दो इनको, ये बन गया आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC बन गया, जहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1, b के x2 y2, c के x3 y3। तो जब भी आपका ग्राफ के फॉर्म में इस तरह का एक ट्रायंगल बनता है ना, तो ये कब तक कोलिनियर नहीं होगा, जब तक इसको आप लोग क्या नहीं करते, डिसजॉइंट नहीं करते, ओके। अब डिसजॉइंट करना मतलब कैसे करना, अगर मैंने इस पॉइंट ए को है ना, अगर ये पॉइंट ए मैंने अगर बीच में लेके आया किसके, सी और बी के, तो क्या बनेगा ये सी बी, ये वाली लाइन, और बीच में अगर ए आता है
तो क्या ये आपका ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 मतलब ओरिजिन पे आएगा, और 0 आना मतलब क्या ये आपका ट्रायंगल बनता है? नहीं बनता है। दैट्स वाई ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पे? एक ही लाइन पे, और एक ही लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स होना, दैट्स द कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आता है? अगर ये ट्रायंगल के सारे पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे आते हैं, दैट इज द कोलिनियर पॉइंट्स, जिसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 0, बिकॉज वो ट्रायंगल ही नहीं है ना। पर जब आपके पास इतना सिंपल अगर ट्रायंगल दिखता है तो इसका आपका एरिया क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ इन द डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 देन 1 1 1। ये आपको सिंपली समझ में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये फार्मूला आप ध्यान में रखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्लियर? समझ में आया? चलिए, बाकी आपके पास ग्राफ दिया है टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हो। अगर आपको मेरा समझ में नहीं आया तो देखिए, यहाँ पे भी दिया था, ये y एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है ना। और जब भी आप इस ट्रायंगल को करते हो एक पॉइंट में, एक लाइन में, तो ये बनता है, यहाँ पे बनता है b, यहाँ पे c, यहाँ पे आता है a, तो सारे के सारे एक ही लाइन पे। दैट्स वाई कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी के, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया? बाकी यहाँ पे तो कुछ पोर्शन दिया है, इसे आप पढ़ लो आराम से, बाकी कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट बुक को आप आराम से पढ़ सकते हो, कुछ रिमार्क्स दिए वो पढ़ लेंगे। एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, कि एरिया यहाँ पे पॉजिटिव होता है। हेंस वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, कि अगर एरिया आपका कभी कभी निगेटिव अगर निकलता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मतलब वहाँ पे मॉड लगाना है। अगर समझे वहाँ पे -3 अगर निकल रहा है तो उसको मॉड लगा दो, बनेगा +3। क्लियर? बाकी कुछ भी नहीं, आप कर लो, आपको समझ में आएगा। इफ एरिया इज गिवन, कंसिडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अननोन कोऑर्डिनेट्स। अगर आपके पास एरिया दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है, आपके पास एरिया दिया हुआ होता है और आपको x1 और y1 निकालना होता है, उस टाइम पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू रखनी पड़ती है ना। समझ में आया? इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एरिया आपका 0 होगा, आपको बोला था ना, अगर तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन पे है, अगर यहाँ पे b है, यहाँ पे c, 1 मिनट रुको, अगर यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, और यहाँ पे अगर a आता है, ट्रायंगल को क्या करने के बाद, डिसजॉइंट करने के बाद, तो तीनों पॉइंट क्या पे है? एक ही सेम लाइन पे है, मतलब कोलिनियर है। तो इसका एरिया कितना बनेगा? 0। अगर ट्रायंगल नहीं बनना मतलब 0 बनेगा ना। दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो गिवन पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। समझ में आया सबको? होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, नॉट क्रूशियल, डोंट बी वरीड। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है, आप लोग कर लो। क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। वो वर्टाइसेस क्या है? ए के है -2 -3, ए के क्या होते हैं? x1 y1। तो यार बच्चों x1 क्या बनेगा आपका? देख लो, -2, और x2 बनेगा आपका -3। उसी तरह से b क्या है बच्चों? 3 2, जो बनेगा x2 y2, और c के बनेंगे -1 -8, जो बनेंगे x3 y3। देखो गिवन x1 y1 क्या है? -2 -3, x2 y2 है -2 -3, और x3 y3 है -1 -8। क्लियर? अब वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास फार्मूला है कौन सा? हाफ इन द डिटर्मिनेंट, पहले कॉलम में x1 y1 x3, सेकंड कॉलम में y1 y2 y3, और लास्ट में 1 1 1। अभी हाफ आपका रहेगा एज इट इज। x1 क्या है? देख लो यहाँ पे, x1 क्या है बच्चों? -2 है, रख दो -2, y1 क्या है? -3, x2 y2 क्या है? 3 2, x3 y3 क्या है? -1 -8। चेक कर लो आप, यहाँ पे आराम से आप लोग कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स को। बाकी लास्ट के 1 1 तो एज इट इज है, बाकी आप कर सकते हो आराम से। ये आपका हाफ रहेगा एज इट इज। पहले इसको सॉल्व कर लो, ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को, उसके बाद उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है सॉल्व करके, कि आपने पहले सॉल्व कर लिया डिटर्मिनेंट को, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, है ना। पहले आपने सॉल्व कर लिया डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में, उसके बाद आपने उसको क्या किया? मल्टीप्लाई 1/2 से, तो -30 15 जा, सॉरी 2 15 जा 30, पर यहाँ पे माइनस से मतलब -15, ये आपका आ गया सॉल्यूशन। बट एरिया क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -15 का मॉड क्या होगा? +15 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, अगर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव करना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको आज का सेशन? बाकी इसके अंदर एग्जांपल जितने भी दिए सॉल्व वाले आप लोग कर लो। बाकी एक्सरसाइज 4.3 है ना, उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा, जब हमारा चैप्टर खत्म होगा सारे के सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और बच्चों कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस का मेन पार्ट, है ना। अभी तक तो हमने सिर्फ पढ़ा था डिटर्मिनेंट, अभी हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस क्या होता है, जो हमें 12th में पढ़ना है, तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले 11th में, फिर 12th में। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट करो, अदरवाइज टेल मी, आई विल क्लियर यू ऑल द डाउट्स ऑन लाइव सेशन, अदरवाइज कमेंट मी। ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। प्लीज सॉल्व द सॉल्व एग्जाम्पल्स, सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, ताकि आपका डाउट, कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।